मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम। इससे पिछले लेक्चर में हमने विद्युत सेल क्या होती है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और इनमें आपस में संबंध E बराबर जो संबंध हमने पढ़ाया था बेटा, E बराबर होता है V+IR। ये सूत्र हमने इससे पिछले लेक्चर में सिद्ध कर दिया था, आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया था। यहाँ पर E कहलाता है विद्युत वाहक बल, V कहलाता है टर्मिनल विभवांतर अर्थात दो बिंदु के बीच का विभवांतर, और I कहलाती है बच्चों वैद्युत धारा, और छोटा r कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। छोटा r क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध, जो सेल के अंदर का जो विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो ये सब हमने इससे पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम किरचॉफ के नियमों का अध्ययन करेंगे, आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे कि आप किरचॉफ के नियमों को यूज करके किसी भी वैद्युत परिपथ के अलग अलग खंडों में, जैसे ये एक वैद्युत परिपथ है, इसके बहुत सारे खंड हैं, ये खंड है, खंड मतलब इसके भाग, ये भाग हैं इसके, तो इनमें अगर हमें धारा का मान निकालना हो तो हम किरचॉफ के नियमों को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, जो बच्चे चैप्टर 5 के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, मैं फिर से बताता हूं, वे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर मैंने लिंक दिया हुआ है, उसे टैप करके आप पूरे चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो आइए स्टार्ट करते हैं किरचॉफ के नियम। तो देखिए बेटे, किरचॉफ ने जो नियम दिए, किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न खंडों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। अभी बताया था ना मैंने, क्या करा था इन्होंने, किसी भी जटिल अर्थात वैद्युत परिपथ, जटिल परिपथ ऐसे होते हैं जो जिसके कई सारे भाग हों, है ना, तो उसे जटिल परिपथ बोल दिया गया है यहाँ पर। तो किसी जटिल परिपथ के विभिन्न खंडों में इसका मान, धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए, जो कि निम्न प्रकार हैं। देखिए, प्रथम नियम क्या था बच्चों? आवेश संरक्षण का नियम, या इसे संधि का नियम भी बोलते हैं, जंक्शन रूल। इसको प्रथम नियम को बोलते हैं बेटा जंक्शन रूल। जंक्शन होता है ना, जहाँ पर जैसे हम कह दें दिल्ली जंक्शन, तो दिल्ली जंक्शन मतलब जहाँ पर बहुत सारी ट्रेन अलग अलग शहरों से आकर मिलती हैं, तो वो बोला जाता है जंक्शन। इसी प्रकार यहाँ पर धाराओं का जंक्शन, जैसे एक बिंदु ये है, ये जंक्शन बिंदु है, तो इस जंक्शन बिंदु पे बहुत सारी धाराएं आ रही हैं। ये देखिए, ये धाराएं आ रही हैं, ये I1 धारा, ये I2 धारा, ये I3 धारा, ये I4 धारा। तो इनमें से किसी एक का मान निकालना हो तो हम किरचॉफ के प्रथम नियम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है संधि का नियम। ये संधि हो गई, इस संधि पर बहुत सारी धाराएं आप देख रहे हैं, इस संधि पर बहुत सारी धाराएं आ रही हैं, इनमें से किसी एक धारा का मान हम निकालने के लिए किरचॉफ के प्रथम नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम के तीन नाम हैं। प्रथम नियम कह दो, या आवेश संरक्षण का नियम कह दो, या संधि का नियम कह दो, एक ही बात है। ठीक है बेटे, तो प्रथम नियम क्या होता है? प्रथम नियम क्या कहता है बच्चों? प्रथम नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी संधि पर, संधि मैंने अभी बताया जहाँ पर बहुत सारी धाराएं आ रही हैं, मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये देखिए, जितनी भी धाराएं आ रही हैं, धारा मतलब I, जितनी भी धाराएं आ रही उनका बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा लगा दो। सिग्मा I सदैव कितना होता है? बराबर होता है 0। किसी परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। I मतलब, I क्या है बच्चों? यहाँ पर धाराएं, I क्या है? धाराएं। तो किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बच्चों, इसको रटना नहीं है, सूत्र से बनाना है। I मतलब धारा, सिग्मा माने बीजगणितीय योग, सिग्मा का मतलब क्या है? बीजगणितीय योग। अब ये कौन सा योग है भाई? बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग में प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। कैसे आता है वो अभी समझाऊंगा, फिलहाल सिग्मा का अर्थ समझिए बस, बीजगणितीय योग। तो धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य। इसे प्रथम नियम बोलते हैं। ठीक है, ये लिख दिया बच्चों, सिग्मा I बराबर 0। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, एक परिपथ आपके सामने है, जैसे ये एक संधि है, और इस संधि पर आप देख पा रहे हैं इस चित्र में 5 धाराएं हमने दिखाई हैं। ये 5 धाराएं हैं, जिनमें से
कुछ संधि की ओर आ रही है, I1 संधि की ओर आ रही है बेटे, I2 संधि की ओर आ रही है, I3 ये भी संधि की ओर आ रही है, I4 संधि से दूर जा रही है और I5 ये भी संधि से दूर जा रही है। अब इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई करें तो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है सिग्मा I बराबर 0, इसको अप्लाई करना है। तो अब बीज धाराओं का बीजगणित योग मैं बता रहा था ना, बीजगणितीय योग मतलब जिसमें प्लस भी आए माइनस भी आए। अब प्लस कब आएगा? प्लस आएगा बेटे उन धाराओं के लिए जो संधि की ओर आ रही हैं, माइनस आएगा उनके लिए जो संधि से दूर जा रही हैं, जैसे I4 और I5। तो नियम बन जाएगा, देखिए अब ध्यान से देखना बेटा, जो आ रही हैं उन पर प्लस लगाइए, जो इस संधि की ओर आ रही हैं इसकी ओर, ठीक है, O बिंदु कह दो इसको, तो जो O की ओर आ रही हैं उन पे प्लस लगाएंगे, जो दूर जा रहे हैं उन पे माइनस। तो I1 प्लस का हो जाएगा बच्चों, और प्लस लगाइए I2, प्लस लगाइए I3, ठीक है, ये प्लस हो गई क्योंकि इसकी ओर आ रही हैं। अब जो जा रही हैं उन पे माइनस, माइनस I4 माइनस I5 और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। जो आ रही हैं वे प्लस, जो जा रही हैं वे माइनस। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा, I4 को उधर ले जाइए बराबर से इधर, I4 प्लस I5। इसका मतलब ये हुआ संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, मतलब इनका योग बराबर होता है इनके योग के। पास आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। अब देखिए इस पे बेस आप कोई न्यूमेरिकल भी आराम से कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था ना, इसको यूज करके आप किसी भी परिपथ के विभिन्न किसी संधि पर जो अज्ञात धारा है उसका मान आप निकाल सकते हैं। जैसे ये 5 धाराएं मैंने दिखाई है, 6 दिखा दो, ठीक है। मान लो ये 1 एम्पियर धारा संधि की ओर आ रही है, ये 2 एम्पियर धारा संधि की ओर आ रही है, ठीक है बेटा, ये 3 एम्पियर धारा संधि की ओर आ रही है, और जो है ये 2 एम्पियर धारा संधि से दूर जा रही है, ये I संधि से दूर जा रही है। अब क्वेश्चन में कहा अज्ञात धारा I का मान ज्ञात कीजिए, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे बेटा, जो संधि की ओर आ रही है उन पे प्लस लगाइए, 1 संधि की ओर आ रही है, 2 धारा संधि की ओर आ रही है, प्लस कर दो, 3 एम्पियर धारा ये भी प्लस प्लस हो जाएगा। तीर का चिन्ह देखना है बेटा, इसको देखना है आपको, इसको, ठीक है। तो आप देखिए ये जो तीर के चिन्ह अंदर की ओर हैं उनके लिए आ जाएगा प्लस, जो दूर जा रहे हैं माइनस, 2 जा रहा है दूर तो -2, और कौन जा रहा है दूर बेटा I, तो -I, और बराबर होता है 0, ठीक है, बराबर क्या होता है 0। या इसे लिख दो बेटे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो 1 + 3 ये जोड़ दो बेटा 4 -I, और बराबर हो गया 0। या इसे आप लिख दो I बराबर आ गया 4 एम्पियर, अर्थात अज्ञात धारा का मान कितना हो गया बच्चों 4 एम्पियर होगा। तो बताइए ये समझ में आ गया क्या? तो आपने देखा किरचॉफ के प्रथम नियम का मान यूज करके, किरचॉफ का प्रथम नियम यूज करके हमने संधि पर मिलने वाली धारा का मान ज्ञात करना सीखा। अब आगे देखेंगे बच्चों, इससे अगला पॉइंट है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को भी जैसे प्रथम नियम को आवेश संरक्षण का नियम या संधि का नियम बोलते हैं, उसी प्रकार देखिए द्वितीय नियम को, किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसको बोला जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसको किसका बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम, या बंद पास का नियम भी बोलते हैं। बंद पास का मतलब अब समझ में आ गया होगा आपके, मतलब ये एक बंद घर में लगेगा। जैसे प्रथम नियम जो होता है ना, प्रथम नियम कहाँ पर लगता है? संधि पर लगता है। इसी प्रकार जो द्वितीय नियम होता है वो कहाँ पर लगता है? बंद पास। बंद पास मतलब बंद घेरा, बंद कमरा, उसमें लगता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम या बंद पास का नियम। अब क्या कहता है बेटा? ये कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के, देखिए बंद पास आ गया, बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उस धारा के संगत प्रतिरोध, ठीक है, मतलब जो धारा बही आई और इस धारा के साथ में जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब R, ठीक है, तो किसी परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और इस धारा के साथ जो प्रतिरोध है उनके गुणनफल, गुणनफल कर दो, ठीक है, ये रे धारा और धारा के संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा लगा दो, ये बराबर होता है
उस पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये बराबर होता है, विद्युत वाहक बल को लिखते हैं बच्चों ई से, और इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई गुना आर बराबर होता है सिग्मा ई के। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर देखते हैं। किरचॉफ ने बताया कि परिपथ के बंद पास के, ये बंद पास हो गया, इसके विभिन्न खंडों में जो धारा बह रही है और जो प्रतिरोध है, मान लो धारा बह रही है यहाँ पर आई और प्रतिरोध है आर, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ठीक है, देखो धारा मतलब आई, प्रतिरोध मतलब आर, गुणनफल मतलब गुणा, का बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा, बराबर होता है विद्युत वाहक बल के। विद्युत वाहक बल मतलब जो बैटरी लगी है उसका जो वोल्टेज है, मान लो 2 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो विद्युत वाहक बल मतलब 2 वोल्ट, या जितनी भी 4 बैटरी लगी हैं तो एक और बैटरी यहीं पर जुड़ जाएगी, ऐसे है ना, कैसे भी जुड़ सकती है। तो इन सब का जो हम नेट निकालेंगे विद्युत वाहक बल को लिखते हैं ई से, के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया? किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैं अपेक्षा करता हूँ आपके याद हो गया होगा। बच्चों मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिए, शर्माइए मत, ये मत ना देखिए कि कोई सुनेगा। अब मेरे साथ साथ बोलिए, किसी परिपथ के बंद पास के, ये बंद पास हो गए, ये बंद पास, एक पास है ना, ऐसे बना दो, ये 2 पास, 3 पास बना दिए मैंने, देखो बंद पास मतलब बंद घेरा। तो किसी परिपथ के बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा मतलब आई, और उसके संगत प्रतिरोध मतलब आर के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हो गया बच्चों किरचॉफ का द्वितीय नियम, या ऊर्जा संरक्षण का नियम, या बंद पास का नियम। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए ये इसका फॉर्मूला लिख दिया, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। अब इसका बेटे हम प्रयोग करना सीखेंगे इसको, जैसे प्रथम नियम को मैंने सिखाया उसी प्रकार मैं आपको द्वितीय नियम को सिखाऊंगा। उसके लिए पहले आप ये बंद परिपथ देखेंगे ध्यान से। इस परिपथ में आप देख रहे हैं 2 सेल हैं, एक सेल दूसरी सेल के साथ प्रतिरोध लगा है R1, यहाँ पर प्रतिरोध लगा है R2। जो सेल E1 है इससे I1 धारा निकलेगी, सेल E2 से I2 धारा। अब बोर्ड पे यहाँ पर देखेंगे बच्चों ध्यान से, यहाँ से I1 धारा निकली, यहाँ से I2 धारा निकली। अब बेटे ऊपर से ये आ रही है I1, यहाँ से आएगी I2, दोनों मिल जाएंगी, अर्थात यहाँ पर धारा हो जाएगी I1 प्लस I2 इस वाली लाइन में, बिकॉज यहाँ पर कोई सेल नहीं है। अगर यहाँ पर भी सेल लगा देते तो यहाँ से धारा फिर I3 निकलती, परंतु यहाँ पर सेल नहीं है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ ऊपर वाली दोनों धाराओं के सहारे है। यहाँ से I1 आएगी, यहाँ से I2 आएगी, और इसमें कुल मिला के हो जाएगी I1 प्लस I2। बताओ बेटा समझ में आया क्या? तो आप देख रहे हैं ये जो बंद परिपथ है इसमें 2 बंद घेरे हैं। बंद घेरे मतलब पास हैं, ये पहला पास नंबर 1, ये दूसरा पास नंबर 2। तो अब हम इनमें बारी बारी से आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करना सिखाएंगे। उसके लिए आपको नीचे चलना होगा, देखिए ध्यान से। जैसे इस पास को मैं बेटा आपके सामने ही बना देता हूँ छोटा सा। जैसे मैंने बताया कि ये एक सेल है, इसके साथ ये प्रतिरोध R1, फिर उसी के इस सेल के समांतर क्रम में ये दूसरी सेल। समांतर का पता चलता है बेटा अगर प्लस दूसरी सेल के प्लस से जुड़ा हो, प्लस से जुड़ा हो तो समांतर क्रम बोला जाता है। अगर एक सेल का माइनस दूसरी सेल के प्लस से जुड़ा हो तो ये श्रेणी। देखिए यहाँ पर माइनस है, ये छोटे वाला क्लिप माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस से जुड़ा है तो यहाँ पर हो जाएंगी श्रेणी, ठीक है। और समांतर कब होता है? ऐसे देखो, एक प्लस माइनस। अब देखिए, अब ध्यान से देखना बेटे, दूसरी सेल आई और दूसरी सेल का माइनस प्लस, तो आप यहाँ देखते हैं माइनस से माइनस जुड़ गया, अर्थात ये कौन से क्रम में होंगी? समांतर में। तो ये सबसे आसान पहचान होती है श्रेणी और समांतर की। अगर सेल का माइनस प्लस से जुड़ा हो तो श्रेणी क्रम, अगर सेल का माइनस माइनस से या प्लस प्लस से प्लस से जुड़ा हो तो समांतर क्रम। तो ये आप आराम से पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम कह रहे थे कि जैसे हम एक दोबारा ऊपर वाले चित्र को बना रहे हैं,
ये एक सेल हो गई और इस सेल का प्रतिरोध हो गया R1। फिर इसी के समांतर क्रम में ये दूसरी सेल हो गई और इसका प्रतिरोध हो गया बच्चों R2। और ये यहाँ पर हमने कोई सेल नहीं ली, बस प्रतिरोध ले लिया R3। तो आप देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है बेटे, ठीक है। ये E1 और ये E2, ठीक है, दो सेल। जो सेल E1 है बच्चों, इससे मान लीजिए I1 धारा निकली, I1, ये I1 आई, ऊपर से I1, और यहाँ से आएगी बच्चों I2, और यहाँ पर आकर ये मिल गई, यहाँ पर हो गई I1 प्लस I2, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इस वाले पास में, पास नंबर 1 में किरचॉफ का नियम लगाते हैं। सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई। I माने धारा, R माने प्रतिरोध। नियम कहता है धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब सिग्मा I गुणा R बराबर होता है सिग्मा ई के। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर ए, यहाँ देखेंगे इस वाले बंद पास को देखना है बेटा, पास नंबर 1। ये जो बंद पास, इसे बोले हैं बंद पास, है ना, पहला पास। तो इसमें देखिए धारा कितनी है बेटे, ऊपर वाली शाखा, इस वाली शाखा में धारा I1, प्रतिरोध क्या है R1, तो I1 गुना R1, ठीक है, I1 गुना R1। नीचे आइए, यहाँ पर धारा क्या है बेटे I2 और इसके साथ प्रतिरोध क्या है R2, तो I2 गुना R2। अब बताइए ये कौन से क्रम में है? ये बेटा ऊपर नीचे हैं, अर्थात एक दूसरे के समांतर क्रम में है, क्योंकि इनका दोनों सेलों का देखिए प्लस जो है वो प्लस से जुड़ रहा है, तो समांतर में है। तो समांतर में होने पर विद्युत वाहक बल के बीच में माइनस आएगा, और यहाँ पर भी, तो यहाँ भी माइनस लगा दो, बराबर विद्युत वाहक बल के, विद्युत वाहक बल ऊपर क्या है E1, नीचे क्या है E2, बीच में क्या आ गया माइनस, क्योंकि समांतर में है। तो बताइए बेटे पास 1 में नियम लगाना सीख लिया क्या आपने? समझ में आ गया? एक बार फिर देख लेते हैं बेटे, ध्यान से देखिए। हमने मान लिया ये एक सेल है, इसके साथ ये प्रतिरोध लगा है R1, एक दूसरी सेल, इसके साथ प्रतिरोध लगा है R2, एक यहाँ पर देखिए नीचे, यहाँ पर कोई सेल नहीं है, बस प्रतिरोध लगा है R3। ये वैद्युत परिपथ हो गया, इसका विद्युत वाहक बल E1, यहाँ पर प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2, सेल का विद्युत वाहक बल E2, यहाँ पर प्रतिरोध R3, ठीक है। अब देखिए E1 से यहाँ से धारा निकलेगी I1, E2 से धारा निकलेगी I2, और यहाँ से ऊपर से I1 आएगी और यहाँ से I2, दोनों मिल जाएंगी, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों I1 प्लस I2। बताओ बात समझ में आ गई बेटे? यहाँ पर कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2। तो अब आप देखते हैं इसमें दो पास हैं, पास नंबर 1, ये पास नंबर 2। पहले आपने पास 1 में नियम अप्लाई करना है। तो पास 1 ये है बेटा, ये जिसमें मैं पॉइंट डाल देता हूँ A B C D, इसको बोलेंगे पास 1। तो पास 1 में A B C D में देखेंगे तो इसमें धारा देखिए, धारा I1, प्रतिरोध है R1, तो ये रहा I1 R1 हो गया। फिर नीचे आइए, यहाँ पर धारा है I2, प्रतिरोध है R2, तो देखिए I2 गुना R2 कौन से क्रम में है बच्चों? क्योंकि दोनों सेलों का प्लस प्लस से जुड़ रहा है, तो अर्थात ये समांतर में है, तो बीच में आ गया बेटा माइनस, ठीक है, बराबर सिग्मा ई के होता है। सिग्मा ई माने विद्युत वाहक बल, यहाँ विद्युत वाहक बल E1 और यहाँ पर E2 कौन से क्रम में है? समांतर में, तो बीच में यहाँ भी माइनस, तो बराबर हो गया E1 माइनस E2। अब नीचे देखेंगे पास 2, पास 2 में, पास 2 बच्चों ये वाला पास है, इसे पास 2 बोलेंगे, ठीक है। पास 2 में देखिए केवल एक सेल लगी है E2, नीचे कोई सेल नहीं है, तो आप देखते हैं E2 से धारा निकली I2, तो I2 गुना R2 हो जाएगा। नीचे आइए, यहाँ पर धारा कितनी है? I1 प्लस I2 और प्रतिरोध है R3, तो ये हो जाएगा बच्चों धारा गुना प्रतिरोध। याद रखना है नियम क्या है? धारा गुना प्रतिरोध। तो धारा क्या है? I1 प्लस I2, गुना करिए इसमें, गुना प्रतिरोध क्या है बच्चों? R3, ठीक है। अब देखेंगे ये कौन से क्रम में है बेटा? ये वाले प्रतिरोध में कोई अलग से सेल नहीं लगी है, यहाँ पर सेल नहीं है, आप देख रहे हैं चित्र में कोई सेल नहीं है, अर्थात इसमें जो है धारा E1 से आ रही है, यहाँ से धारा आ रही है ऐसे, और E2 से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो इसमें कोई अपनी अलग से धारा नहीं है, इसमें ऊपर से धाराएँ आ रही हैं, अर्थात ये वाला प्रतिरोध इसके भी श्रेणी में होगा और इसके भी श्रेणी में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अलग से धारा नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो इसलिए श्रेणी में होगा तो प्लस आ गया बीच में। और बराबर सेल का विद्युत वाहक बल केवल एक सेल है, कौन सी, E2, तो बराबर में आ जाएगा E2। ठीक है, तो इस प्रकार नियम ये जब हमने लगाया तो सूत्र हमारा ये बन जाता है I2 गुना R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 और बराबर E2। ठीक है, तो ये हमने इस वाले पास में नियम लगा दिया इसमें। ठीक है, उसमें भी दोनों में नियम हमारा अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर क्या हुआ फिर एक बार देख लेते हैं, धारा गुना प्रतिरोध। तो धारा कितनी है बच्चों, I2, प्रतिरोध है R2। फिर नीचे गए, धारा गुना प्रतिरोध, धारा क्या है बच्चों, I1 प्लस I2 और इसके साथ प्रतिरोध है R3। कौन से क्रम में है, ये है बच्चों श्रेणी में। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं है, इसमें दोनों धाराएं आ रही हैं I1 प्लस I2, तो ये R2 के भी श्रेणी में होगा और R1 के भी, तो श्रेणी में है तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा प्लस। बराबर, समांतर के लिए बेटा माइनस आता है, बराबर सिग्मा ई माने बैटरी, बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या है E2, तो बराबर में आ जाएगा E2। बता दो, बात समझ में आ गई। ये हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करना। अब अगर हम इस पास में करें, पूरे पास में देखिए, ये पूरा पास कौन सा, अगर हम पास लें A B और नीचे C D A, अब ये कौन सा हो गया, देखो ऐसे A ऐसे, ये बाहर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम बाहर अप्लाई करेंगे, मतलब इसको भूल जाइए। तो करिए जरा अप्लाई, धारा गुना प्रतिरोध, धारा क्या है बच्चों I1, प्रतिरोध है R1, ऊपर वाली शाखा में धारा गुना प्रतिरोध। अब यहाँ है बच्चों, यहाँ धारा तो है बट प्रतिरोध नहीं है, यहाँ पर भी धारा तो है बट प्रतिरोध नहीं है। नीचे आइए, अब यहाँ पर देखिए धारा क्या है I1 प्लस I2 और इसके साथ प्रतिरोध है बच्चों R3। ठीक है, कौन से क्रम में है, मैंने बताया था ये प्रतिरोध R2 के साथ भी श्रेणी में होगा और R1 के भी, तो इसलिए बीच में आएगा प्लस, बराबर सिग्मा ई माने बैटरी का विद्युत वाहक बल। देखिए नीचे तो कोई बैटरी नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पर है E1, तो बराबर आ जाएगा E1। ये बच्चों नीचे ऊपर बाहर वाले पास में नियम लग गया, I1 R1 प्लस I2 इंटू R3। देखो यहाँ पर कोष्ट लगा देते हैं बेटा, चूंकि दोनों धाराओं का योग हो रहा है, I1 प्लस I2 और इंटू R3 बराबर हो गया E1 के। तो बेटा ये पॉइंट आपके समझ में आ गए, किरचॉफ के दोनों नियम आपके बढ़िया समझ में आ गए होंगे। अब इन पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं, किरचॉफ के नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल्स, वे हम आगे लेंगे। ये ध्यान रखना, किरचॉफ के पर नियम पर आधारित न्यूमेरिकल उन्हीं बच्चों के अच्छे समझ में आएंगे जिन्होंने किरचॉफ के नियमों को अच्छी प्रकार से समझ लिया है, अपनी कॉपी पर करके देख लिया है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, किरचॉफ के नियमों पर ही आधारित यंत्र होता है व्हीटस्टोन सेतु। ये व्हीटस्टोन सेतु, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब एक तरह से पुल का काम कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये व्हीटस्टोन क्या है, व्हीटस्टोन याद रखिए, व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है व्हीटस्टोन। इन्होंने क्या करा था, एक सेतु का निर्माण किया था, सेतु मतलब पुल बनाया था। इसका निर्माण किया था, सेतु बनाया था। और उस सेतु में से यदि हमें 4 प्रतिरोध दिए हैं, ऐसे 4 प्रतिरोध दिए हैं, और 4 में से ये 4 प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, 4 रेजिस्टेंस दिए हैं, और इनमें से किसी 3 का मान हमें पता है और चौथे प्रतिरोध का मान नहीं पता, ये नहीं पता, ये निकालना है, तो हम व्हीटस्टोन सेतु का ही यूज करेंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा, किरचॉफ का नियम किस लिए यूज होगा बच्चों, किरचॉफ का नियम यूज होगा धारा का मान निकालने के लिए। किसका मान निकालने के लिए, धारा का मान निकालने के लिए यूज होता है। इसी प्रकार व्हीटस्टोन सेतु का जो नियम है वो प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन, व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी संतुलित अवस्था का आविष्कार किया जिससे किसी चालक तार का ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो व्हीटस्टोन किस लिए यूज होता है बच्चों, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन का यूज करते हैं। ठीक है, और व्हीटस्टोन क्या है, कौन है व्हीटस्टोन, ये महान वैज्ञानिक हैं, कहाँ के, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, किरचॉफ भी क्या थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या करा था, किरचॉफ ने धारा का मान ज्ञात करने के लिए 2 नियम दिए। प्रथम नियम संधि का नियम कहलाता है,
या आवेश संरक्षण का नियम, और द्वितीय नियम जो मैंने पढ़ाया उसको ऊर्जा संरक्षण का नियम या बंद पास का नियम बोलते हैं। ठीक है। अब व्हीटस्टोन जो है ये किसी तार का प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए यूज होता है। अब देखेंगे बच्चों सिद्धांत क्या है। सिद्धांत बेटे बहुत आसान है, बस सिद्धांत में आपको याद रखना है अगर 4 प्रतिरोध हैं और चतुर्भुज में जुड़े हैं, यहाँ देखिए आप अपने आप बना के लिखना है। यदि 4 प्रतिरोध चतुर्भुज में R1 R2 R3 R4 है ना, ऐसे दर्शाते हैं प्रतिरोध, ऐसे ये। ठीक है, यहाँ पर मैं नया चित्र बता देता हूँ आपको, ये R1 R2 R3 R4 ये 4 प्रतिरोध हैं। आप देख पा रहे हैं ये चतुर्भुज की भुजाओं के बीच में जुड़े हैं, ब्रिज की तरह यूज हो रहे हैं। ठीक है। अब इन चारों में से कोई से अगर आपको 2 प्रतिरोध पता है, कौन पता है, 2 प्रतिरोध पता है, तो आप उन 2 प्रतिरोधों में से किसी एक 2 या 3 प्रतिरोध पता है और किसी चौथे प्रतिरोध का मान निकालना हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे R1/R2 बराबर R3/R4। ये इसका सिद्धांत है। ठीक है। क्या सिद्धांत बन गया कि 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात मतलब R1/R2 शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात मतलब R3/R4 के बराबर होता है। R1/R2 बराबर होता है R3/R4। यही है किसका, किरचॉफ का, व्हीटस्टोन का नियम। ठीक है। तो ये लिख रहा बच्चों 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं के बीच जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण में सेल तथा कुंजी लगाते हैं और दूसरे विकर्ण में धारामापी जी, धारामापी मतलब जो धारा मापेगी, और कुंजी मतलब स्विच जो ऑन ऑफ करता है। कुंजी मतलब एक तरह से स्विच होता है, स्विच ऑन ऑफ, धारा को भेजना या ना भेजना वो कुंजी के हाथ में है। कुंजी K2 लगाते हैं। ठीक है। तो एक विकर्ण में लगाई सेल और कुंजी K1 और दूसरे विकर्ण में लगाई धारामापी और कुंजी K2। तो इस प्रकार 4 चीज़ें हमने इस चतुर्भुज की भुजाओं के बीच लगानी है। 4 प्रतिरोध लगाने हैं और प्रतिरोधों के जो विकर्ण हो गए, भाई चतुर्भुज हो गया ना, ये चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं बेटे, एक विकर्ण ये हो जाएगा, दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। तो एक विकर्ण के बीच तो लगाना है हमें सेल और कुंजी, यहाँ पर लगाना है कौन, सेल और कुंजी, और दूसरे विकर्ण में क्या लगानी है हमें, धारामापी गैल्वेनोमीटर और कुंजी। ठीक है, धारामापी और कुंजी। तो आपने देखा 4 चीज़ें हमें इस चतुर्भुज की भुजाओं के बीच लगानी है। अब यदि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर, यहाँ पर देखिए, अब यदि सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, मतलब सेल से हमने धारा भेजी लेकिन धारामापी में कोई धारा नहीं बही, कोई विक्षेप ना हो, मतलब कोई धारा नहीं भाई, अर्थात जो धारामापी की सुई है वो 0 पर पड़ी रहे, 0 पर, शून्य पर रहे, तो इसे बोलेंगे शून्य विक्षेप स्थिति। ठीक है। तो सेतु संतुलित कहलाता है। सेतु के संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S या R1/R2 बराबर R3/R4। ठीक है। तो हमने देखा बच्चों कैसे बनेगा व्हीटस्टोन। एक चतुर्भुज लेना है, ठीक है, ले लिया। अब एक विकर्ण में लगानी है धारामापी और कुंजी ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये कुंजी इस टाइप से, ये इसे बोलते हैं दाब कुंजी। दाब डालोगे स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसे है तो ये ऑफ है, मतलब ऑफ का मतलब इसमें कोई धारा नहीं बह रही है, कट रहा है एक तरह से तार। ठीक है। यहाँ पर ये ऑन है, अगर इसको ऐसे कर देते तो ये कुंजी ऑन है। तो एक में लगानी है आपको धारामापी, ये लगा दी धारामापी, धारामापी को लिखते हैं जी से, है ना, ये धारामापी, और ये क्या है, कुंजी। और दूसरा विकर्ण ये यहाँ पर, अब ये यहाँ तो जगह नहीं बचेगी तो इस दूसरे विकर्ण को यहाँ ले लेते हैं। दूसरे विकर्ण में लगा देंगे सेल और एक और दूसरी कुंजी ये हो गए। ठीक है। कुंजी को ऐसे भी बना दो, इस टाइप से बना देते हैं, या ऐसे दाब कुंजी बना देते हैं। ठीक है। तो एक में लगा दी धारामापी और कुंजी और दूसरे में लगा दी सेल और कुंजी लगा देते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेल से धारा भेजेंगे यहाँ से, और यदि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो चतुर्भुज की भुजाएं ये जो हैं इनके प्रतिरोधों का अनुपात
शेष दो भुजाओं के, मतलब P और Q, मान लो इसका प्रतिरोध P है, इसका प्रतिरोध Q है, तो वो शेष दो भुजाओं मतलब R और S के अनुपात के बराबर होता है। ये मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। अब आप यहीं से बना सकते हैं, इसमें चतुर्भुज, ये चतुर्भुज लिया, चतुर्भुज के विकर्णों में धारामापी और कुंजी तथा दूसरे विकर्ण में सेल और कुंजी लगाते हैं। सेल से धारा भेजने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, मतलब धारामापी की सुई 0 पे पड़े, मतलब इसमें बीच में कोई धारा ना आए, तो दो भुजाओं का अनुपात P और Q का अनुपात शेष दो भुजाओं के मतलब R और S के अनुपात के बराबर होता है। फिर सुनो, सेल से धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, इसमें कोई विक्षेप ना हो, मतलब ये सुई शून्य पर पड़ी रहे, तो दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर होता है R/S। अब इस सूत्र की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये एक चतुर्भुज चमक रहा है आपको। चतुर्भुज में 4 प्रतिरोध P, Q, R, S लग रहे हैं। यहाँ पर ये लग रही है धारामापी गैल्वेनोमीटर, ये रहा, देखो ऐसे बने, ये धारामापी है। और बेटा ये लग रहा है कुंजी, ये रही कुंजी, ठीक है। एक विकर्ण में लगा दी धारामापी और कुंजी, दूसरा विकर्ण हालांकि यहाँ पर होता है लेकिन यहाँ जगह चित्र में नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस दूसरे विकर्ण को नीचे से यहाँ से अलग से लिया, देखिए ये दूसरा विकर्ण, और इसमें लगा दी हमने सेल, ये सेल, ये देखेंगे आप, एक तो सेल लगा दी और क्या लगा दिया, कुंजी केवल, समझ गए। तो एक विकर्ण में लगेगी सेल और कुंजी, जो यहाँ वाला विकर्ण था ये बीच वाला, उसको नीचे बनाकर सेल और कुंजी लगा दी, और दूसरे विकर्ण में लगा दी बच्चों, ये दूसरे विकर्ण में लगा दी धारामापी और कुंजी, ठीक है। तो बात समझ में आई बेटा। अब देखते हैं बच्चों, इसको सूत्र को कैसे स्थापित करना है। सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र मैंने अभी बताया, सूत्र होता है P/Q बराबर R/S, ये होता है व्हीटस्टोन का सूत्र। अब इसे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए किरचॉफ को बुला लो, किरचॉफ से रिक्वेस्ट कीजिए, किरचॉफ आजा। क्यों किरचॉफ को क्यों बुलाएं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें ये जो हमने चतुर्भुज बनाया इसमें 2 पास हैं, पास नंबर 1, पास नंबर 2, और हमने अभी पढ़ाया था अगर पास हो और उनमें धारा का मान निकालना हो तो हम किसका नियम यूज करेंगे, किरचॉफ का नियम यूज करेंगे। वैसे भी जब एग्जाम में आपके आएगा तो एग्जाम में लिखा आएगा किरचॉफ के नियम क्या हैं, किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त को सिद्ध कीजिए। फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन 5 नंबर तक का आया हुआ है। किरचॉफ के नियम क्या हैं, मतलब पहले किरचॉफ के दोनों नियम लिखो तथा उनका प्रयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र को सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ये 5 नंबर में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इसके लिए हमने बच्चों ये पास बना लिए। अब इसमें आप देखेंगे ध्यान से, हम यहीं पर करते हैं। पहले आप इस पास नंबर 1 को देखिए, ये पास नंबर 1, यहाँ पर देखिए धारा और इसके संगत प्रतिरोध, धारा क्या है बच्चों I1 और इसके संगत प्रतिरोध है, गुणा करिए P से, ठीक है। अब पास की इस वाली भुजा में आएंगे, ये वाली भुजा, यहाँ पर मैंने बताया, आपने देखा कि सेल से धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं, अर्थात यहाँ पे धारा कितनी है 0, तो इसके बारे में हमें नहीं सोचना, धारा 0 हो गई। अब इस वाली भुजा पर आते हैं, ये वाली भुजा, ठीक है। पास, ये पास इस टाइप से आई, यहाँ पर देखिए ये पास है, तो इस पास में आपने यहाँ देखा I1 गुना P हो गया। यहाँ पर आइए I2 गुना R, I2 और इसके साथ प्रतिरोध R, तो I2 गुना R, ठीक है। कौन से क्रम में है, क्योंकि धारा अलग अलग है, इसमें धारा I1, यहाँ पर धारा I2, अलग अलग धारा, रास्ता भी अलग है इनका, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, ठीक है, अलग अलग रास्ता है, तो बीच में आएगा माइनस, बराबर सिग्मा E। बेटा ये वही लग रहा है, अभी पढ़ाया था ना, सिग्मा I गुना R बराबर होता है सिग्मा E के, मतलब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल बराबर होगा विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। तो विद्युत वाहक बल मतलब बैटरी, देखिए यहाँ कोई बैटरी है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, तो बराबर में क्या आ गया 0। या ऐसे आप लिख सकते हो I1P बराबर I2R। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर पास नंबर 1। अब आ जाते हैं बच्चों पास 2 के लिए, इस वाले पास के लिए। तो इसमें देखेंगे धारा गुना प्रतिरोध, धारा आपको चमक रही है I1, प्रतिरोध है बच्चों Q। नीचे आइए, धारा चमक रही है I2 और प्रतिरोध है S। कौन सा क्रम है, समांतर, तो बीच में माइनस और बराबर 0 हो गया। या इसे आप लिख सकते हैं I1Q बराबर I2S। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2।
अब इन्हें भाग करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा I1P अपॉन I1Q बराबर I2R अपॉन I2S। ठीक है, तो आप देखेंगे I2 से I2, I1 से I1, तो क्या आ गया बच्चों, ये आ गया जी P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यही मैंने करा रखा है। देखिए पास 1 में आते हैं, ये रहा पास एक में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया। तो पास 1 में जब किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो I1P I2R, बीच में चिन्ह आया माइनस का क्योंकि समांतर में है, बराबर 0। 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई बैटरी नहीं है, यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, तो बराबर 0 आएगा। ठीक है, इसको चित्र को मैं आपको एक बार फिर दोबारा बना देता हूँ। ये 4 प्रतिरोध हैं, ये रहे, ये एक प्रतिरोध P, ये Q, ये R, ये S, ये P, ये Q, ये R, ये S। अब इसका एक विकर्ण ये रहा, यहाँ पर लगा दी धारामापी और कुंजी। दूसरा विकर्ण ये रहा, यहाँ लगा दी सेल और कुंजी। ठीक है, ये लगा दी, सेल से धारा भेजी हमने, ये भेजी जी, ये चली धारा। अब यहाँ पर आएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी I1, यहाँ पर चली जाएगी I2। ऊपर ऊपर बच्चों I1 बहेगी और नीचे नीचे I2 बहेगी। ठीक है, इसमें P और Q में I1 धारा, यहाँ पर कितनी धारा बह रही है, I1, इसमें I1 है, और नीचे वालों में R और S में I2 धारा है। तो पहले इस वाले पास को लेते हैं, पास नंबर 1। तो इसमें देखिए I1 गुना P, I1 गुना P, ये रहा। अब यहाँ पर आइए I2 गुना R, I2 गुना R, बीच में माइनस आया क्योंकि ये समांतर में, बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, अर्थात I1P बराबर I2R। अब पास 2 को देखते हैं, तो पास 2 में हो जाएगा I1Q माइनस I2S बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, या I1Q बराबर I2S। अब बेटा क्या करेंगे, इनको भाग कीजिए, भाग समीकरण 1 व 2 को। तो जब भाग करेंगे तो आप देखते हैं बच्चों, I1 से I1 कट गया, I2 से I2, तो P अपॉन Q बराबर आ गया R अपॉन S। इसे ही बोलते हैं बच्चों व्हीट स्टोन सेतु का नियम, P बटा Q बराबर R बटा S। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको नोट में बताया भी है, अगर प्रतिरोध लग रहे हो समांतर में तो उनके बीच में आएगा माइनस, श्रेणी में लग रहे हो तो उनके बीच में आएगा प्लस। ठीक है, जब पास में आप इसको अप्लाई करेंगे। तो ये आज आपने किरचॉफ के नियम क्लियर हो गए होंगे आपके, किरचॉफ और किरचॉफ का दूसरा भैया व्हीट स्टोन, इन दोनों नियमों को आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। सभी ने अपने रजिस्टर में भी कर लिया होगा। जब मैं पढ़ाया करूं तो मेरे साथ आप अपना रजिस्टर लेकर बैठा करें और साथ साथ नोट्स बनाते हुए चला करें। अब बच्चों इससे अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे मीटर सेतु क्या होता है और विभव मापी क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।